Good evening and Jai students. Now we'll study today State of Matter, chapter 5th. And herein, in State of Matter, we can tell that every substance has two kind of energies. Every substance has two kind of energies. Number one, potential energy, and second one is your kinetic energy. Kinetic energy, or simply this is called thermal energy. So there are two kind of energies present in every substance. One is called potential energy and another one is called kinetic energy or thermal energy. यहाँ हमने स्टेट ऑफ मैटर में एक बात देखा कि एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट हमको ये समझाता है कि किसी भी पदार्थ में दो प्रकार की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी होती है, दूसरी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो सॉलिड का केस है, आप देखेंगे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये जो थ्री टाइप्स ऑफ, इसमें अगर हम कहें कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ लिक्विड में आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद यहाँ जो है थर्ड लेवल पर गैस में आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर आपको मिलेगा। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है। अब हम लोग ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आती है। तो मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशन होता है वो थर्मल एनर्जी के कारण होता है। तो ये जो वाइब्रेशन थर्मल एनर्जी के कारण हो रहा है, इस जगह पर हम लोग कहेंगे कि सॉलिड हैज मिनिमम थर्मल एनर्जी, यहां मिनिमम थर्मल एनर्जी है, यहां एवरेज थर्मल एनर्जी है, एवरेज थर्मल एनर्जी है इस जगह पर। और नीचे जो हम देख रहे हैं गैस के पास, तो गैस में मैक्सिमम थर्मल एनर्जी है, मैक्सिमम थर्मल एनर्जी है। तो ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं, ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम यहां देख रहे हैं कि सॉलिड के पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन थर्मल एनर्जी बहुत कम है। लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी कम है, जरा सा एवरेज लेवल पर है, तो थर्मल एनर्जी इसकी उसी रूप में ज्यादा है जिस रूप में पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम है। और लास्टली हम लोग देखते हैं गैस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और गैस के पास क्या है, मैक्सिमम थर्मल एनर्जी है। अब इस अध्ययन के बाद हमको क्या मिला इसमें पढ़ने से, तो ये एनालिसिस जो है वो ये हमको बताता है व्हाट द एनालिसिस से। ये एनालिसिस जो कहता है उसे हम लोग देखते हैं ये एनालिसिस क्या है। तो एनालिसिस हमसे ये कहता है कि ये सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सॉलिड के पास मिनिमम थर्मल एनर्जी होती है, यहां थर्मल एनर्जी बढ़ती है, यहां थर्मल एनर्जी और बढ़ती है। अर्थात चेंज इन स्टेट हम कैसे लाएंगे, तो चेंज इन स्टेट का फैक्टर क्या है, चेंज इन स्टेट का जो फैक्टर है वो आपका थर्मल एनर्जी। अगर हम थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं तो स्टेट क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहां देखिए, इफ वी इंक्रीज थर्मल एनर्जी then
then state will change. Then state will change. ये कंक्लूजन है हमारा इस पढ़ने के बाद। तो कंक्लूजन हमने ये निकाला चेंज इन स्टेट, ये कंक्लूजन है इसको पढ़ने का। तो पढ़ने के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला कि चेंज इन स्टेट अगर लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। तो थर्मल एनर्जी बढ़ाने का रास्ता क्या है, तो सॉलिड व्हेन हीटेड, जब आप हीट करोगे इसको तो ये क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज कर जाएगा, और लिक्विड को आप हीट करोगे तो क्या होगा, ये गैस में चेंज कर रहा है, ये हीट के साथ चल रहा है। अब अपोजिट बात को हम लोग देखते हैं, अगर आप इसको ठंडा करते हैं तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी घटेगी। तो जब यहां हम कूल करते हैं तो ये क्या मिलेगा, लिक्विड मिल रहा है। लिक्विड को अगर हम कूल करते हैं तो इस जगह पर हमको सॉलिड मिल जाए। तो ये फ्लो है, थर्मल एनर्जी के चलते ये फ्लो बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस में गया। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस का जो कन्वर्जन हो रहा है वो हीट के कारण हो रहा है। अगर हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने से अपोजिट इसमें बात चलेगी। तो यहां हम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस जाने के लिए क्या करेंगे, सॉलिड टू गैस तक अगर हमको जाना है तो हीट करना होगा, और गैस से सॉलिड तक आना है तो हमें कूल करना होगा। ये कॉन्सेप्ट हमको यहां स्टेट ऑफ मैटर का एक कॉन्सेप्ट यहां हमको मिलता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में आगे काम करते हैं। तो जहां हमने देखा कि जब सॉलिड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए अगर सॉलिड को हीट किया जाए तो व्हेन सॉलिड इज हीटेड, ये हम लोग पढ़ते हैं कि when solid is heated, when solid is heated, when solid is heated, it changes into liquid, it changes into liquid। ये लिक्विड फेज में चला रहा है, सॉलिड को हीट करेंगे तो ये लिक्विड फेज में जाएगा। तो जब सॉलिड पिघलता है तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग is the fusion of solid in liquid, melting is the fusion of solid in liquid, melting is the fusion of solid in liquid, melting solid का liquid में fusion है। melting point क्या है, melting point is the temperature, melting point is the temperature, melting point is the temperature at which solid melts into liquid, solid changes into liquid, changes into liquid, changes into liquid। तो जिस साथ टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, melting point is temperature at which, melting point is a temperature at which solid fuses into liquid, solid fuses into liquid। अब melting एक टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में फ्यूज कर जाता है, बदल जाता है। यहां एक चीज समझ लेना है कि जैसे वाटर के केस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस जगह पर, वो एक अच्छा कंसेप्ट है समझने के। तो यहां वाटर का केस अगर हम लगाते हैं, सपोज वी आर अप्लाइंग ओवर हियर द केस ऑफ वाटर, सॉलिड में ये आइस है, आइस को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, आइस को हीट करने पर ये बन जाएगा वाटर, और जिस टेम्परेचर पर ये वाटर बनेगा उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर यहां वाटर को अगर आप कूल करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, ये आइस में कन्वर्ट होगा, और इसे हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर के केस को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट को आप समझने में कामयाब होंगे। तो वाटर मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो डेटा हमको मिल रहा है वाटर के केस में कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब कि मेल्टिंग क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो व्हाट इज इट, मेल्टिंग
is reversible process. Melting is a reversible process. Reversible process. Melting एक reversible process है. तो what happens at 0 degree centigrade? At 0 degree centigrade, ice melts into water. Ice melts into water, and water freezes into ice. Water freezes into ice. Water freezes into ice. ये घटना है. तो मेल्टिंग एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका सॉलिड लिक्विड में बदलेगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लिक्विड सॉलिड में बदलेगा. ये दोनों घटना चलती है. तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग साथ साथ चलते हैं, इसलिए इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं फ्यूजन टेम्परेचर. ध्यान दीजिएगा. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्यूजन टेम्परेचर. 0 degree centigrade is the fusion temperature of what? Of water. ये वाटर का फ्यूजन टेम्परेचर. तो इसमें दो घटनाएं क्या है? फ्यूजन किसका किसका हो रहा है? फ्यूजन हियर मेल्टिंग प्लस फ्रीजिंग. ये दोनों घटना चलती है इसमें. मेल्टिंग प्लस फ्रीजिंग ये दोनों चलती है. इसलिए मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो है साथ चलने वाली घटनाएं. तो जब मेल्टिंग चलेगा तो फ्रीजिंग भी चलेगा, फ्रीजिंग चलेगा तो मेल्टिंग भी चलेगा. ये हमको समझना है. अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या क्या हमको मिल सकता है इसको देखो. व्हाट वी विल गेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वंस अगेन यू सी ओवर हियर, आप एक बार फिर यहां देखिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या क्या मिलेगा. एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या मिलेगा? मेल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वाटर और फ्रीजिंग प्रोडक्ट. यहां जो फ्रीजिंग प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ये फ्रीजिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा आइस. ये दोनों मिल गए. अब साइंस में एक खास बात है, आप उसको जानते हैं, इवेपोरेशन. जहां लिक्विड होगा वहां वेपर होगा, इसे हटा नहीं जा सकता. तो यहां where liquid exists, या मैं इस सेंटेंस को बदल देता हूं. no liquid can stand without vapor. No liquid can stand without vapor. No liquid can stand without vapor. बिना वेपर के कोई भी लिक्विड स्टैंड नहीं कर सकता है. नो लिक्विड कैन स्टैंड विदाउट वेपर. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको क्या क्या मिला? देखिए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या क्या मिल रहा है आपको? आइस मिल रही है जो हमारा सॉलिड है, वाटर मिल रहा है जो हमारा लिक्विड है, और यहां हमको वेपर मिल रहा है जो क्या है गैसेस फेज में है. तो तीनों अवस्थाएं यहां मिल रही है. 3 स्टेट ऑफ वाटर हम लोग पा रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर. तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वी फाइंड 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. फाइंड 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हमको मिल रहा है. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमको 3 स्टेट्स ऑफ वाटर मिल रहा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या कहेंगे? सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड व्हाट? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. याद रखिएगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है. ये तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों मिलते हैं वाटर के केस में, और इसलिए इसे हम लोग वाटर का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. आगे हम लोग चीज को और पढ़ेंगे. स्टेट्स ऑफ मैटर में इन चीजों को हमने देखा, और आगे जो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट वॉल्यूम पर पड़ सकता है, इसको देखने की कोशिश करेंगे हम यहां. तो इफेक्ट
of pressure, effect of pressure and temperature, effect of pressure and temperature, effect of pressure and temperature on the volume of the metal. मेटल के वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां देखिए, नंबर 1 सॉलिड पर प्रेशर, सॉलिड क्या है? रिजिड है और रिजिड होने के कारण इसके वॉल्यूम पर कोई बड़ा असर नहीं है, सो नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसमें रिजिड स्ट्रक्चर है और रिजिड स्ट्रक्चर पर प्रेशर और टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कहीं इसका कुछ वॉल्यूम बढ़ने घटने वाला नहीं। लिक्विड पर क्या? ऑन लिक्विड द सेम इज ट्रू, लिक्विड के पास भी यही बात है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो फिक्स्ड वॉल्यूम होने के कारण हम लोग लिखेंगे नो चेंज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों का इफेक्ट किस पर आएगा? इन दोनों का इफेक्ट गैस के ऊपर आएगा। तो यहां देखते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, pressure and temperature influences only the volume of gas, only the volume of gas. Pressure and temperature influences only the volume of the gas. तो प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस को ही प्रभावित करता है और इसके वजह से गैस लॉ बना हुआ है। सॉलिड लॉ नहीं है, लिक्विड लॉ नहीं है, लेकिन गैस लॉ है। तो गैस लॉ हम लोग यहां देखते हैं, गैस लॉ। और गैस लॉ में जो पहला नियम हमको पढ़ना है, व्हाट एवर फर्स्ट लॉ दैट वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ गैस लॉज इज योर व्हाट? बॉयल्स लॉ। यहां हमको एक चीज पढ़ना है, बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स का नियम पढ़ना है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बॉयल्स का स्टेटमेंट क्या है? बॉयल्स ये कहता है कि फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। ये चीज कहता है, यहां देखिए, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन mass of gas, for a given mass of gas, for a given mass of gas, the volume of the gas, the volume for a given mass of the of a gas at constant temperature, at constant temperature, the volume of the gas, the volume of the gas is inversely proportional to its pressure, अब इस चीज को हमें ध्यान से देखना, बॉयल्स लॉ के बारे में, कि फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां दो बातें महत्वपूर्ण हैं, ए गिवन मास ऑफ गैस, ये आपको लिखना जरूरी है, कांस्टेंट टेम्परेचर ये लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो बॉयल्स का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बॉयल्स का स्टेटमेंट तभी वैलिड होगा जब हम लोग क्या करते हैं, मास को कांस्टेंट मानेंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तभी बॉयल्स का लॉ काम करेगा। अब हम लोग डेरिवेशन पर देखते हैं इसके, तो लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस ऑफ मास m, let the volume of a gas of mass m, let the volume of a gas of mass m at constant temperature T, at constant
temperature T and pressure P is V. Then तो क्या यहां हो सकते हैं from Boyle's law अब बॉयल्स का जो लॉ वो क्या कहता है कि P is inversely proportional to 1/V. ये बॉयल्स कहता है, ये बॉयल्स का स्टेटमेंट है। अब हम लोग इस चीज को मानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट याद आते हैं, तो P is इक्वल टू K अपॉन V। ये क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस किस प्रकार की गैस को आपने यूज किया है। तो अब इसको हम उठाते हैं, इस साइड लाते हैं, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब जनरलाइजेशन इसका हम करते हैं। ऑन जनरलाइजेशन मैं ऊपर लिखता हूं, शायद नीचे न लिखता हूं, तो सी ऑन जनरलाइजेशन या बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आया हमारे तक, उसको हम लोग यहां पहले देखते हैं कि बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब जनरलाइजेशन इसका करेंगे। ऑन जनरलाइजेशन क्या हमको मिल जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमको मिल, तो हम लोग लिखेंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। ये आपका बॉयल्स लॉ का जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ, जनरल फार्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ का जनरल फार्मूला है। अब बॉयल्स का एक्सपेरिमेंट क्या था, बॉयल्स अपना नियम कैसे बनाया, एक्सपेरिमेंट क्या किया था उसने। तो बॉयल्स ने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि कांस्टेंट मास की गैस के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसके प्रेशर को बढ़ाया और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू का एक्सपेरिमेंटल डेटा तैयार किया। तो यहां जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature over the constant mass of gas, pressure is increased and corresponding volume is noted. Volume is noted. अब उसने इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को नोट किया। तो यहां बना आपका एक्सचेंज बॉय, और ये डेटा आपका बनता है, ये आपका प्रेशर टर्म, और यहां आपके वॉल्यूम टर्म को लिया गया, ये वॉल्यूम टर्म। अब इसके ऊपर में जो रीडिंग हमारी तैयार हुई, यहाँ जो भी आता हो A1 और ये V1 आता हो, ये A2 आता हो, ये V2 आता हो, इस प्रकार से उसने एक रीडिंग लिस्ट लिया। ये क्या आपका रीडिंग है। इस रीडिंग के आधार पर बॉयल्स अपने नियम को बनाने के बाद पहले एक ग्राफ प्लॉट करता है और ग्राफ से ही रिलेशन को पकड़ने की कोशिश करता है। तो ग्राफ में बॉयल्स क्या पाता है, यहां लिया गया ये आपको P कोऑर्डिनेट है, और यहां हमने इसका 1/V लिया,
और इस जगह पर क्या होगा कि दिस ग्राफ जीरो प्रेशर पर ग्राफ की वॉल्यूम क्या होगी, यहां से शुरू होगा और ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन गया, और जब स्ट्रेट लाइन जाता है तो इसका मतलब निकलता है कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये रिलेशन कहां से मिला, तो ही गॉट फ्रॉम द ग्राफ, ये ग्राफ से इस रिलेशन को उसने निकाला, ठीक है, ये ग्राफ से इस रिलेशन को निकाला, उसके बाद बॉल्स ने अपना लॉ बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं कि बॉल्स में प्रेशर और डेंसिटी के बीच का रिलेशन निकालते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड गैस, understanding the relation between pressure and density under Boyle's condition पर हम लोग प्रेशर एंड डेंसिटी का रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉयल्स का लॉ क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आपका बॉयल्स का लॉ। अब हमें यहाँ जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू D1 इक्वल टू M बाई V1 होगा और D2 इक्वल टू क्या होगा, M बाई V2 होगा, इसलिए कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चेंज किस में आ रहा है, चेंज आपका इस वॉल्यूम में आ रहा है, ये बदल रहा है अपने आप को, V2 होगा। अब इस जगह पर हम लोग इसको पुट अप करने का प्रयास करेंगे, तो V1 की वैल्यू निकालते हैं, V1 इक्वल टू M बाय, यहां से V1 इक्वल टू M बाय D1 और यहां V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन D2 हो जाएगा, ये आपको मिलता है। अब इसी को हम पुट अप यहां करते हैं, तो P1 इनटू V1 की जगह हमने क्या पाया, M बाय D1, M बाय D1 और इसे बताते हैं P2 इक्वल टू M बाय D2, हमको मिलता है, ये M से ये M कट गया, तो हमको मिला क्या कि P1 इज डिवाइडेड बाय D1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय D2। अब ये रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को समझते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, ये कांस्टेंट है ही, तो P अपॉन D इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आपका हो जाएगा। अब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगी। If we increase the pressure, density will increase. If we increase the pressure, density will increase. Density इसकी increase है, ये चीज समझेगा। And for today, this one is enough. If I teach you more, you will be more and more, I think, confused. Thank you guys for watching the video.